पैरामीटर फटाफट देखो उसको कॉपी डालो। इम्पैक्ट पैरामीटर देखो ध्यान से। ये मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई एटम है इस तरीके से, और ये अल्फा पार्टिकल। तो ये मान लो मेरा कोई एटम का सेंटर है इस तरीके से, है ना। ये मेरा क्या है, एटम का सेंटर, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, जो सेंटर लाइन जा रही है। अल्फा पार्टिकल हमारा यहाँ से चलता है इस तरीके से मान लो, और यहाँ से भी चल सकता है, और कई बार यहाँ से भी चल सकता है, ठीक है। तो जो ये हमारा सेंटर होता है, सेंटर में और अल्फा पार्टिकल के मोशन में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर हुआ? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विद सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। जब ये पार्टिकल पास में जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जैसे इसके पास यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी होगी बेसिकली, कौन सी होगी, अच्छा एनर्जी की बात हो रही है यहाँ, फोर्स नहीं हो रहा। पोटेंशियल एनर्जी आगे मूव करेगा तो कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और एक पॉइंट ऐसा है जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। इस तरीके से ये मान लो हमारा क्या हो जाएगा, r नॉट, यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है। तो आपको सर जो ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर होता है इसका सिंबल लेते हैं b, क्या लेते हैं हम लोग, दिस इज b। अगर मैं b को जीरो कर दूं, क्या कर दूं मैं, जीरो, मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ नहीं, कहाँ आ गया, यहाँ, मतलब कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में और कोई भी डिस्टेंस नहीं, मतलब कितना हो गया, जीरो, तो यहीं चलेगा। जब ये बिल्कुल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से चलेगा तो ये सीधा किससे टकराएगा, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस में बहुत पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको इतना रिफ्लेक्शन मिलेगा या इसको इतना बाउंड बैक फोर्स मिलेगी कि 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा हमारा, पाई, यानी कि तुम समझे मेरी बात को, जब b की वैल्यू जीरो है तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पे ही आ गया, सेंटर से चलेगा आगे इस तरीके से और सीधा किससे टकराएगा, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस पर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कि वो अल्फा पार्टिकल को बहुत ज्यादा फोर्स से पीछे की तरफ धक्का मारेगा और 180 डिग्री से आ जाएगा वो वापस। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? और अगर आपका b r नॉट से बहुत ज्यादा, r नॉट का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, उससे हमारा क्या है, ये बहुत ज्यादा, तो उस केस में थीटा हो जाता है 0 डिग्री। कितना हो जाता है, 0। ये एग्जाम में ये दो चीजें पूछते हैं, ठीक है। बोलिए अगर हम b को 0 कर दें थीटा कितना हो जाएगा, 180। अगर b को r नॉट से बड़ा कर दें थीटा कितना हो जाएगा, 0। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछते हैं, ठीक है। देखो ध्यान सुनो, अगर हमारा टॉपिक डालेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये हम बचपन से पढ़ते आ देखो रदरफोर्ड ने क्या मॉडल लेकर आइटम दिया कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या है कि हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है ना भाई, ज्यादा होता है पॉजिटिव मुकाबले, खींच लेगा उसको, लेकिन हमने कल पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी, खेल चल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट्स में, ये इसमें घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी कभी ना कभी तो खत्म होगी ना, और जब इसकी अगर एनर्जी थोड़ी सी खत्म होगी तो ये अपना ऑर्बिट थोड़ा छोटा कर लेगा, और एनर्जी खत्म होगी तो ऑर्बिट और छोटा, ऐसे करते कभी ना कभी तो जाके ये इस पॉजिटिव चार्ज से गिर जाएगा ना, और जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव से टकराएगा एक ब्लास्ट होगा, क्या होगा, जिससे हमारा एटम क्या हो जाना चाहिए, खत्म, पर ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। तो यही क्वेश्चन साइंटिस्ट ने इससे रदरफोर्ड पूछते भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बात मैं अगर तुम्हें कंटिन्यूअस एक सर्कल में घुमाऊं
तो तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी ना, कभी ना कभी तो रुकोगे ना, और कभी ना कभी तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन रुकेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो कहाँ गिरेगा? सीधा सेंटर में। तो ब्लास्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, बट ऐसा होता है क्या? तो समझ रहे मेरी बात? तो ये बात रदरफोर्ड नहीं बताता। इस बात को समझाने के लिए फिर 1913 में 1913 में एक मॉडल आया, बोर्स मॉडल। क्या बोलते हैं उसको लोग? बोर्स। और जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट से सेंटर पे टकराने में जो टाइम लगेगा वो विद इन आपका हो जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 टू द पावर -8 सेकंड में। कितना हो जाएगा? अगर हम ऐसा माने कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होगी और वो गिरेगा किसमें? न्यूक्लियस में, तो ये प्रोसेस कितने टाइम होगा? सिर्फ 10 टू द पावर -8 सेकंड। तुम्हें ड्रॉबैक समझ में आ रहा क्या है? ड्रॉबैक ये है कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होगी तो न्यूक्लियस भी गिरना चाहिए, तो ब्लास्ट होना चाहिए, तो ब्लास्ट क्यों नहीं होता? तुम समझ रहे मेरी बात? ये कहा। नेक्स्ट टॉपिक की बात हम लोग बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसने ये बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हर जगह नहीं घूमते, वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। किसमें घूमते हैं? फिक्स्ड पाथ। और उस फिक्स्ड पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? उसने बोला कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये हमारी K शेल, ये L शेल, और ये हमारी क्या है? N आती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है इस तरीके से। तो इन्होंने पहला बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। फिक्स्ड पाथ यानी कि उसके अलावा कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, ऑर्बिट्स। इनको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एनर्जी लेवल्स, या हम इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और किसी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही एनर्जी होगी जितनी किसी ऑर्बिट के पास हो। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, द इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी एज द ऑर्बिट हैव द एनर्जी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही एनर्जी होगी जितनी उस ऑर्बिट के पास है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट इसने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है तो घूमते टाइम वो कभी भी कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे। ये बोर्स ने बोला था। किसने बोला था? बोर्स ने। व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। हमारी बात समझ, मतलब घूमते टाइम पर इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है, ये 100% एटॉमिक मॉडल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। समझेंगे बात ध्यान से। आपने 11th केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप कराया है ना, और अपनी एनर्जी भी लॉस करते हुए मैंने देखा है। अगर आपको न्यूमेरिकल याद हो कि इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी कर रहा है तो मतलब वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। तुम समझ लो, जब किसी आयरन को हीट करते हो तो उसका कलर चेंज होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। तो ये तो गलत साबित हो गया। तो दिस इज नॉट 100% अप्लाइड ऑन द एटॉमिक मॉडल। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि बेसिकली जो हमारा अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, या तो वो रेडिएशन एमिट करेगा या फिर लॉस करेगा। दोनों एक ही बात है। एमिट कर रहा है, लॉस करने की बात है ना? नहीं? ठीक है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है या इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, उस केस में उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट को छोड़ना पड़ेगा। तुम समझे मेरी बात को? जिस ऑर्बिट में वो है, सपोज ये मेरे पास है, ये K शेल और ये मेरे पास क्या है? L। इलेक्ट्रॉन अभी कहां घूम रहा है? मेरा K शेल। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, क्या कर रही है? मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा। जब किसी गरीब को बहुत पैसा मिलता है, वो पैसा देखिए उसकी आंखें चौंधिया जाती है, मतलब समझ रहे हो ना, वो सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं। सेम गोज विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिलेगी वो संभाल नहीं पाता, तो वो एक्साइटमेंट में कहां जाता है? दूसरे स्टेट में। कहां जाता है वो? दूसरे स्टेट। तो समझ में नहीं आता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, तो जिस ऑर्बिट में है उसको वो ऑर्बिट क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। तुम समझे मेरी बात को? तभी वो दूसरी ऑर्बिट में आ पाए। क्लियर हो? पहला पॉइंट क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट। एनर्जी लेवल्स या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट। दूसरा हमारा क्या बोलता है? एनर्जी लेवल्स इक्वल होते हैं ऑर्बिट लेवल्स
जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है उतनी एनर्जी किसके पास होगी, ऑर्बिट के पास। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन घूमते टाइम पर कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करते। चौथा हमारा क्या बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको उस ऑर्बिट में करना पड़ेगा छोड़ना। क्लियर हुआ छोटे, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या दिक्कत आ रही थी, वो ये नहीं बता पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिल रही है। इलेक्ट्रॉन अभी भी घूम रहे हैं ना, क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड से क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो घूमते टाइम ये एनर्जी खत्म होगी और वो कहां गिरेंगे, न्यूक्लियस में। तो ऐसा क्यों नहीं होगा। सेम क्वेश्चन बोर्ड से पूछा गया कि बताइए जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी खत्म होगी और कहां गिरेगा, न्यूक्लियस में। बोर्ड ने बोला ना 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 ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहती है। क्या करती रहती है, मिलती रहती है। कौन देता है उसको एनर्जी, ऑर्बिट्स। कौन देते हैं, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई देते हैं। जब आपको कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहेगी तो आप कभी गिरोगे ही नहीं, सही बात है। तो कभी गिरेंगे ही नहीं। तो उसी ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, वो घूमता रहेगा। तुम समझे मेरी बात, ये क्वेश्चन क्लियर पता नहीं क्या है, क्या पता नहीं क्या होता है। ओए हटिए 2 मिनट, ओए हटिए 2 मिनट भैया, जाओ जाओ वीडियो बंद करो 2 मिनट, किसी बात करें बाहर जाते हैं। ओ बोल मत देखो। हेलो कौन देखो कौन ना कर दिया। अगला हमारा है बोथ क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये बेसिकली बोलती है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है ये सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका एक मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है, वो हमारा क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन हमारे सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। क्या होता है, फिक्स्ड। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट व्हिच हैव द फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का अच्छा मोमेंटम का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है वेलोसिटी के साथ तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनता है, mv। तब हमारा क्या आता है, मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट हमारी सर्कुलर में, किसमें है, सर्कुलर। पर एंगुलर ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में क्या आती है, फोर्स आती है। एंगल में, एंगुलर में क्या आती है, टॉर्क। क्या आती है हमारे पास, क्लियर हुआ। वैसे स्ट्रेट लाइन में क्या आता है हमारा मोमेंटम और सर्कुलर में क्या आता है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुआ। और एंगुलर मोमेंटम का हम लोग सिंबल लेते हैं ये, फॉर्मूला होता है NH/2 क्या होता है, NH/2। n का मतलब है कि कौन सी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। और एंगुलर मोमेंटम में एक और फॉर्मूला होता है mvr। क्या होता है हमारे पास, mvr। बेसिकली या फिर हम इसको एक और फॉर्मूला समझ सकते हैं, वो होता है r क्रॉस p। क्या होता है हमारे पास, क्या बनेगा, a क्रॉस b, a भी sin थीटा बनेगा, ठीक है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन हमारा जो है बेसिकली सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका रेडियस कहाँ है, यहाँ तक। ये हमारा क्या है, रेडियस, रेडियस ही होता है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, इस तरफ, मतलब वेलोसिटी कहाँ है, तो मोमेंटम भी किस तरफ आएगा, इस तरफ। तो रेडियस में और मोमेंटम में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। क्लियर हुआ। तो थीटा कितना हो गया, 90, यानी rp sin 90। और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो दिक्कत, p का फॉर्मूला मैं जानता हूं, mv होता है। p मतलब क्या होता है, मोमेंटम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv। तो टाउ का फॉर्मूला मेरे पास mvr आ गया। तो एक मेरे पास मोमेंटम फॉर्मूला ये भी और एक मेरा मोमेंटम फॉर्मूला ये भी है। क्लियर है ना, ध्यान दिख रहा है, ध्यान आ रहा है, ठीक है। बताना तो इसको ये मोमेंटम है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोला, इसको मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 में कंपेयर कर रहा हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयरिंग बोथ साइड। तो mvr इक्वल टू nh/2। ये एक आपको ध्यान रखना है, तो दिक्कत आ जाता है। तो हमारे पास जो पांचवा पॉइंट वो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिक्स्ड, यानी क्या है, क्वांटाइज्ड। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं
तो पहली शेल का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा h/2 पाई, सेकंड का क्या हो जाएगा 2h/2 पाई, थर्ड का 3h/2 पाई। क्लियर हुआ? ये भी और ये भी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r क्रॉस p। अब रेडियस ये रहा, मोमेंटम ये रहा, एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो sin 91 होता है, ये आ गया। दोनों कंपेयर करा, ये आ गया। क्लियर है? आता फटाफट लो उसको, इरवास देखो यार करना ऐसे लगता है इरवाश आपका मुड़ा। ये हमारे पास न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको बैलेंस करने के लिए बाहर तरफ कौन सी आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। न्यूक्लियस में मैंने चार्ज बोला Ze, क्या बोला मैंने Ze, एटॉमिक नंबर और e से मल्टीप्लाई। तो हम जानते हैं कि Fe जो किसके बराबर होगा हमारा Fc के, और ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या रहेगा, K Q1 Q2/r²। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। कोई दिक्कत? Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है E, और Q2 कितना है हमारे पास Z है, r² बोल दिया मैंने इसको। इसको बोला मैंने क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, जो मैंने पिछले वो लिखी थी ना mvr = nh/2 पाई, ये लिखवाया था ना मैंने, उसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दिक्कत, इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं 4 से। किससे कर रहा हूं, 4 से। 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, बताओ तो, m² v² r²। रेस कर तो नहीं होगा। और किसे डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको इससे, थ्री का स्क्वायर करेंगे, 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय k, e इंटू ई कितना हो जाएगा, e² r²। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? हाँ, ओ अरे बताइए r कहाँ जाएगा, बताओ बच्चों, रेस का है, ये तो बताओ, वहाँ ले जाना है कि वहीं पर घुमाओगे? अरे बताओ ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऐसे रोल कर लो ना, ऊपर जाएगा सर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। नहीं, मैं कह रही हूँ नीचे से कट नहीं सकता क्या? हाँ भैया, ऐसा r² और r1 और r² क्या वो नहीं कर सकता, तू कर सकता, तेरा कर सकते हैं ना बस। तो बजा वीडियो देख रहा है तो सुन ले। r² से एक बार r² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई, हाँ भैया, और कैंसिल हो रहा है, एक m से एक m, अच्छा v² से v², ठीक है, यहाँ बचेगा m r n² h² 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर, ये बचेगा। दैट इज गुड, अबे z है, तू कहाँ से आ गया, ठीक है दैट, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, रेडियस कितना है, n² h² 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। k क्या होता है हमारा, ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन, वैल्यू डालेंगे उस पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पैसे को कर इनटू में z e स्क्वायर, एक 4 से एक 4 पाई से पाई, और तीनों कहाँ जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला हमारे पास है ये n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर। अच्छा n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। अच्छा हमको h की वैल्यू पता होती है, a नॉट पता होता है हमको, पाई पता है हमको, m हमको पता है, और e की वैल्यू भी हमको पता है। जब ये सारी वैल्यू हम पुट करते हैं
तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन लेकर आता है। तो मेरे तरफ कुछ नहीं है, चोरी करने किसी ने क्या है तो यहाँ लिखा हूँ रेडियस का फॉर्मूला, वो आता है आपका 0.529 इंटू एन स्क्वायर, हम देख रहे हैं इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। किसका फॉर्मूला है ये? आपको ये पूरी डेरिवेशन या ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है इसको लिखा। आर का फॉर्मूला क्या है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। एन का मतलब क्या है कि कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। और जेड का मतलब क्या है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं, फटाफट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है डेरिवेशन करने के लिए, हालांकि हम मैक्सिमम टाइम इसका यूज करेंगे, फटाफट